Hello student, this is the next lecture of the chapter current electricity. First topic is temperature dependence of resistance. तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है आपका आर टी इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. डेल्टा टी क्या होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पे आर टी क्या है, आर टी आपका है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस. आर नॉट क्या है, आर नॉट आपका है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. अल्फ़ा को बोलते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है. यहाँ पे T2T है और T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. अल्फ़ा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा फॉर कंडक्टर्स. मतलब अगर कंडक्टर्स के केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. क्यों इंक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है आपका रिलैक्सेशन टाइम और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में से कौन सा डोमिनेट कर रहा है फैक्टर, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर और अल्फ़ा की वैल्यू नियरली जीरो होती है फॉर एलाइज सच एज मैग्नीन कांस्टेंट. मीन्स जो एलाइज होते हैं उनका टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है. ठीक है. और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का क्या आपने डिस्कस किया, नेगेटिव होता है. टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का आपका डिक्रीज करेगा. यहाँ पे अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1. यहाँ पे R1 क्या होता है, R1 है रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस, R2 आपका है रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस. अल्फ़ा की जो यूनिट होती है, अल्फ़ा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, अल्फ़ा की यूनिट होती है आपकी. यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ आपका बना है जिसमें देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज कर रही है. इस वाले लाइन को इसको फर्स्ट बोल देते हैं. तो किसके केस में हो गई, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में. ये वाला ग्राफ देखो, ये क्या है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है रेजिस्टेंस, तो किसका केस बनेगा, ये कंडक्टर का. और यहाँ पे देखो नियरली एक कांस्टेंट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस की. तो एक इसके लिए एलाज, मतलब इसका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में नहीं होता है. न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस पे. तो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका, एक कॉपर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो गिवन 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस है, आर नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 20 ओम और आर नॉट क्या होता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट देखते हैं एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 26.4 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस. तो आपका टी यहाँ पे गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस और रेजिस्टेंस आपका गिवन है R80 कितना गिवन है 26.4 ओम. तो 80 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना गिवन है 26.4 ओम. तो हमें कैलकुलेट फाइंड आउट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर. तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे यूजिंग आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी आपका क्या हो जाएगा टी माइनस 0 मतलब टी हो जाएगा. तो आर टी इक्वल टू बन जाएगा आपका आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी. यहाँ से देख सकते हैं आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी. तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर नॉट, अल्फ़ा टी इक्वल टू आर टी अपॉन आर नॉट माइनस 1. या इसको यहाँ पे कर सकते हैं अल्फ़ा टी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट या अल्फ़ा इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी. यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. तो आर टी मतलब 80 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस कितना है 26.4 माइनस आर नॉट की वैल्यू कितनी है 20, आर नॉट की वैल्यू है 20 और टेम्परेचर कितना 80. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 26.4 तो 6.4 अपॉन
अपॉन में 1600 डिवाइड करेंगे तो 0.4 इंटू 10 की पावर -2, यह आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपका T1 गिवन है 20 और रेजिस्टेंस गिवन है R1 इक्वल टू कितना 120 ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच ऑफ द सेम मेटलिक वायर राइजेज टू 224, मतलब R2 आपका हो जाता है R2 गिवन है 240 ओम और हमें जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। आगे आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू है गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है अल्फ़ा इक्वल टू हम यूज करेंगे रिलेशन R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे R2 R1 T2 सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, R2 की वैल्यू पुट देंगे, R1 की वैल्यू पर पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, T2 यहाँ पे फाइंड आउट करना, T1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा T2। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से T2 की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टेंसेस का दो कॉम्बिनेशन होता है, फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो करंट होता है, करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर सेम, करंट इन ऑल द रेजिस्टेंसेस सेम। इस तरीके से हम रजिस्टर्स को कनेक्ट कराते हैं कि सारे रजिस्टर्स में कैसे करंट फ्लो करते हैं, सेम करंट फ्लो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टेंस आपका R1 हो गया, सेकेंड रजिस्टर R2, थर्ड रजिस्टर आपका क्या हो गया R3 और फर्स्ट रजिस्टर के एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो आपका लास्ट रजिस्टेंस है उसके सेकेंड एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर कोई भी करंट I फ्लो कर रहा है तो तीनों रजिस्टेंस में क्या होगा, सेम जाएगा और यहाँ से करंट वापस लौट आएगा सर्किट में। तो रजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट सारे रजिस्टर्स में सेम है, तो हम बोलेंगे कि दोनों में कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो बैटरी का पोटेंशियल कितना है वो V है। अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो लेट कर लेते हैं कि जो R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V1 हो रहा है, R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V2 हो रहा है और R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है V3। R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 और R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है V3 हो रहा है। ओके, अब ओम्स लॉ से हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR, कहाँ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो हम राइट कर सकते हैं V1 इक्वल टू क्या रख सकते हैं I इंटू R1, इसका रेजिस्टेंस R1 और करंट कितना फ्लो कर रहा है I। V2 क्या राइट कर सकते हैं, V2 राइट कर सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R2, तो I इंटू R2। इन द सेम वे V3 राइट कर सकते हैं हम I इंटू R3 राइट कर सकते हैं। एंड हम लिख सकते हैं कि जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल हो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्या कर सकते हैं, इन तीनों का एक हम कंबाइंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो लेट कर लेते हैं इन तीनों के प्लेस पे क्या करते हैं, हम एक सिंगल
रजिस्टर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर एस बोलते हैं, और उसको उसी सेम बैटरी से कनेक्ट कराने पे जितना करंट फ्लो कर रहा था पहले उतना ही करंट यहाँ पे भी फ्लो करे। तो हम बोलेंगे कि जो आर एस है वो R1 R2 R3 का कैसा रजिस्टर है, इफेक्टिव रजिस्टर है। मतलब एक हमने, और जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ऑफ R1 R2 R3 का। जब हम तीन को कनेक्ट कराए थे सर्किट में R1 R2 R3 में, तो कितना करंट फ्लो कर रहा था I। अब तीनों को रिप्लेस करना है एक हमें ऐसे रजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस कितना है RS, और उसमें वही करंट फ्लो करे जो पहले सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो इस RS को हम बोलते हैं कि ए इसका क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और उसी सेम बैटरी से को कनेक्ट कराए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं V इक्वल टू I इंटू RS, ओम्स लॉ का यूज करके। अब V इक्वल टू आई आर एस आ गया, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और V1 की वैल्यू यहाँ से, V2 की वैल्यू यहाँ से, और V3 ये निकाल रखे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट कर देते हैं, तो I इंटू आर एस इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, आई इंटू आर एस, आई को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि सीरीज में रजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो जितने भी रजिस्टर्स हैं सब में जो करंट फ्लो करेगा वो आपका क्या करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपको डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे V1 इक्वल टू क्या आ गया, आई R1 आ गया था, और V2 इक्वल टू क्या आ गया था, आई इंटू R2, V3 क्या आ गया था, आई इंटू R3। सब में करंट की वैल्यू क्या जा रही है, सेम जा रही है। तो हम बोल सकते हैं जो V प्रोपोर्शनल टू क्या है, रजिस्टर्स। तो जिस भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो रेजिस्टेंस के लिए एक स्पेशल केस पढ़ लेंगे जिसको हम मेमोराइज भी कर लेंगे। तो दो रजिस्टर का केस पढ़ेंगे। लेट कर लेते हैं रजिस्टर 1 का रेजिस्टेंस R1, दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है R2। इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से आपस में क्या कर दिया, सीरीज में कंबाइन करा दिया। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है, वो I कर रहा है। इसके पहले के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, सेकंड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V2 है। तो यहाँ से हमने फार्मूला पढ़ लिया है कि सीरीज में अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा कितना बन जाएगा, वो R1 प्लस R2 बन जाएगा। ठीक है, करंट निकालना हो तो करंट क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो V अपॉन आर एस, या I इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, V अपॉन R1 प्लस R2। V क्या है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो है यहाँ पे V। तो I इक्वल टू बन जाएगा V अपॉन R1 प्लस R2। V1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, V1 इक्वल टू बन जाएगा I इंटू V1 इक्वल टू बन जाएगा I इंटू R1, और V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, I इंटू R2। तो V1 अपॉन V2 क्या लिख सकते हैं हम, R1 अपॉन R2, या यहाँ से V1 निकाल लेंगे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। हमें पता है V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि दो ही रजिस्टर्स का केस है। तो V1 प्लस V2, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, या V2 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, केवल दो रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, तो पहले के क्रॉस निकालना है वोल्टेज, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है आपका। और V2 निकालना है तो V2 इक्वल टू हो जाएगा I2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर्स, और V2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड रजिस्टर्स। ये दो रजिस्टेंस का केस है जिसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम ऐसे रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या है R, और ऐसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, N है, और इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, बैटरी से अगर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनेगा, देखो वो क्या बनेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका बनेगा RS इक्वल टू R प्लस R। कितने टाइम्स है ये आपका है N टाइम्स है। तो N टाइम्स है, तो अगर N टाइम्स R प्लस R है तो RS इक्वल टू कितना बन जाएगा, N इंटू R।
ए बी, इसको भी हम क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। जैसे कि 2 रजिस्टर आपस में इक्वल कनेक्टेड हैं तो 2R हो जाएगा, 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, इस तरीके से यहाँ पे बनता जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, मान लो कि पहले के क्रॉस निकालना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले का रेजिस्टेंस R अपॉन टोटल N इंटू R, और जिसको हमें डिवाइड करना है V को, तो आ जाएगा V1 इक्वल टू R से R कैंसिल V अपॉन N, क्योंकि सबका रजिस्टर सेम है तो सबके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा कितना आएगा, V अपॉन N। तो इसको भी हम मेमोराइज कर लेते हैं कि अगर N इक्वल रजिस्टर्स आपके आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका हम सम कर लेते हैं। 2 है तो 2R, 3 है तो 3R, 4 है तो 4R, N है तो क्या हो जाएगा NR, और जो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो V अपॉन N। तो इस डायरेक्ट फार्मूला अगर हम मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है, तो आगे जब प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में सिंप्लीफाई करने में ये चीज़ें हमें क्या करेंगी, हेल्प देंगी।